हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं, 6 से 12 तक की जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी एनसीईआरटीज़ को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी को क्यों रीड करना चाहिए, अगर आप का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बेसिक स्टेज में है, बिल्कुल इनिशियल फेज में है, तो आपको एनसीईआरटी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेसिक मटेरियल है इस एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद में आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हो। अगर हम बात करें कि जो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम की बुक है, इस तरीके की जो बुक्स हैं इनको आप बाद में फॉलो कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए एंड इकोनॉमी के लिए, तो एनसीईआरटी काफ़ी मस्ट है, करनी ही चाहिए आपको। तो आज हम जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसको यहाँ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। जो बुक है, बुक का जो नेम है वो है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। तो इसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं उनको बताया गया है। हमने जो एयर साइकिल होती है, जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनके बारे में रीड किया। हमने रीड किया वाटर साइकिल के बारे में, पानी कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, कहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है, वो सब हमने रीड किया। आज इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन में किस तरीके से चेंजेज आते हैं जब हम कहीं पे भी, अगर हम बात करें कि एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है, अगर जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स अगर चेंज होते हैं, तो क्या वाइल्ड लाइफ के अंदर में, क्या वहाँ पे वेजिटेशन के अंदर में चेंजेज आते हैं किसी इन्वायरमेंट के ऊपर। तो उन सब बातों को आज हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन के बारे में हम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द जो क्लाइमेट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें, एक क्लोज रिलेशनशिप है एक किस चीज़ के अंदर में, हाइट के अंदर में और वेजिटेशन के अंदर में। आपने देखा होगा कि हिमालयन एरियाज़ में जहाँ ट्री लाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो एक हाइट के बाद में ही आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो ट्री लाइन है बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक हाइट का और वेजिटेशन का एक क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही हाइट के अंदर चेंज आएगा, with the change in the height, the climate change, that change natural vegetation. Growth of vegetation depends on the temperature and moisture also. It also depends on the factors like the slope, thickness of the soil. ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाँ कोई भी प्लेस की जो वेजिटेशन है उसके अंदर चेंज आने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो वेजिटेशन है एंड और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनका कम्प्लीटली क्लोज रिलेशनशिप है, उनका इफ़ेक्ट होता है कहीं के भी इन्वायरमेंट की वेजिटेशन के ऊपर में। स्टूडेंट्स, हम देखें, अगर हम बात करें, जो नेचुरल वेजिटेशन है जिसको ब्रॉडली 3 टाइप की कैटेगरीज के अंदर यहाँ डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ बताए गए हैं फॉरेस्ट, जो जंगल किस तरीके के होते हैं, यहाँ पे किस तरीके के पेड़ मिलते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। सेकंड इज अबाउट द ग्रास लैंड, की ग्रास लैंड्स हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, टेम्परेट, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्रास लैंड्स हैं उन सब के बारे में हम रीड करेंगे। सर्ब्स के बारे में हम रीड करेंगे, जो ड्राई रीजन्स के अंदर उगाते हैं छोटे पेड़, वहाँ की वेजिटेशन के अकॉर्डिंग जो पेड़ उगते हैं उन सब के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चेंज इन टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन ओकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। इन डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स में जो कंडीशंस में चेंज होता है उसी के कारण हमको अलग अलग तरीके के जो क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग तरीके के हमको वेजिटेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम रीड करते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इसके अलावा जो अमेजन के जो यहाँ पे जो ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं जो जंगल हैं, उनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। इस जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसके लंग्स बोला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें कि हम फॉरेस्ट की अगर हम बात करें,
फॉरेस्ट का यहाँ पे हम देखें कि किस तरीके यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉरेस्ट हैं जो अर्थ के ऊपर मिलते हैं, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। सबसे पहले हमको एवरग्रीन क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए कि एवरग्रीन क्लाइमेट क्या है। स्टूडेंट्स, एवरग्रीन क्लाइमेट वो है जहाँ थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। जब हम जीसी लियोंग नाम की जो बुक है उसको जब यहाँ पे रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, जल्दी आपके उसके लेक्चर्स भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जीसी लियोंग जो बुक है उसका जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर इन सभी क्लाइमेट्स को कवर किया गया है, ये 12 टाइप के जो क्लाइमेट्स हैं इनको कवर किया गया है, तो उन सब के बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में रीड करेंगे जीसी लियोंग के साथ में। तो स्टूडेंट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो क्लाइमेट है ये इक्वेटर के पास मिलेगा ये आपको क्लाइमेट। इसके अलावा यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलेगी, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर सीजन नहीं देखने को मिलेगा। सीजन की बात कैसे करें कि आपको इस तरीके से नहीं दिखने को मिलेगा कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आम आएंगे, या सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ये कोई फल है ये आएगा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पेड़ों के ऊपर पत्ते गिर रहे हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर फल आ रहे हैं। ये सब आपको एक साथ देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर से यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है, यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है, कुछ भी लिटिल बिट डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस अगर 40 है तो कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर आपको 40 ही देखने को मिलेगा। आपको इस तरीके से नहीं है अगर मामूली चेंज आएगा तो 39 का चेंज आ गया, इस तरीके से नहीं है कि जो इंडिया के अंदर अगर हम वेरिएशंस की बात करें, जैसे अब स्पेशल अगर आप बात करिए नदर्न इंडिया की, नदर्न इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि जो समर है उसके समय में जो टेम्परेचर है वो 50 के अराउंड पहुंच जाता है। और अगर हम बात करें कि जो विंटर है उसमें जो टेम्परेचर में जो डिक्लाइन होता है, जो मरकरी में जो डिक्लाइन होता है, तो उसके बारे में आप देखिए कि आपको पता होगा कि जो नॉर्दर्न इंडिया में जो विंटर होती हैं वो कितनी हार्श होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहीं पे सेम यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे आपको थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रेनफॉल होगी तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसी एरिया में अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसमें यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अफ्रीका में जो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमेशा कोई ना कोई जो नई डिजीज़ है उसका आउटब्रेक वहीं से होता है। मैक्सिमम जो डिजीज़ हैं अगर हम बात करें कि कोविड-19 है, कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसका तो अभी सोर्सेज का पता है नहीं लग पाया है कि किस वजह से जो आउटब्रेक हुआ है, किन के बीच में रिलेशनशिप था, ह्यूमन मेड डिजास्टर था या नेचुरल डिजास्टर के रूप में ये यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है इसका, तो इसके बारे में तो पता ही अभी तक नहीं चल पाया है ड्यू टू कि जिस कंट्री में सबसे पहले इसका डिटेक्शन हुआ कि वहाँ पे कम्प्लीटली गवर्नमेंट का अथॉरिटी होने की वजह से और वहाँ पे डेमोक्रेसी का प्रेजेंस ना होने की वजह से ये जो रिपोर्ट्स हैं वो बाहर नहीं आ पाई। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए ये जो क्लाइमेट है वो रहने के लिए कभी भी फिजिबल नहीं होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट का एरिया होता है जहाँ पे ये क्लाइमेट मिलता है। अगर हम बात करें एवरग्रीन फॉरेस्ट की तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में इसमें कोई पार्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। ट्री अपनी शेड करने के लिए, लीव शेड करने के लिए यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो वहाँ पे जो पेड़ हैं, जो पत्ते हैं, वो आपको हमेशा एवरग्रीन दिखाई देंगे, ग्रीन आपको दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैनोपीज हैं, जो पेड़ हैं, वो इतना यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होगी, इसलिए पेड़ों के बीच में आपसी लड़ाई होती है सनलाइट को क्रॉस यहाँ पे कैच करने से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो पेड़ों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हाइट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है उसी के लिए पेड़ों के बीच में आपस में जो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रोजवुड, इबोगनी, महोगनी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो आपको अगर हम बात करें कि जो क्लाइमेट जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेकंड इज अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडियस रीजन। ट्रॉपिकल डेसिडियस रीजन वो है जो हमारे इंडिया के अंदर पाया जाता है, जो लार्जर पार्ट है इंडिया का। अगर एवरग्रीन की बात करें तो इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे एवरग्रीन का टाइप फॉरेस्ट भी यहाँ मिलते हैं।
ट्रॉपिकल डेसिडियस जो लार्जर पार्ट है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे जो मिलता है कम्प्लीटली, यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जैसे ही ड्राई सीजन आएंगी जो पेड़ हैं उनके पत्ते गिर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि मार्च अप्रैल का जो समय है, मई का जो समय है, उस समय में हमारे जो पेड़ होते हैं, हम उनके पत्ते हैं जो फॉल होते हैं, पेड़ों के पत्ते जो गिरते हैं, तो उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो ट्री मिलेंगी, साल, टीक, नीम, शीशम, इस तरीके के जो ट्री हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हार्डवुड ट्री आर एक्सट्रीमली यूजफुल और मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। टाइगर, लाइन, एलिफेंट, लेगून एंड द मंकी हैं जो कॉमन एनिमल हैं जो आपको इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। इंडिया के अलावा नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, सेंट्रल जो अमेरिका का रीजन है, इन जो रीजन्स के अंदर भी आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस यहाँ पे फॉरेस्ट वो देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो टेम्परेट का रीजन है, जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेंगी। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडनल जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे ये मिलते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ईस्टर्न साइड में आपको दिखेंगे। इन द साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, साउथ जो चाइना है, इसके अलावा साउथ ईस्ट जो ब्राज़ील है, ये दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड द सॉफ्टवुड ट्री लाइक द ओक, पाइन एंड यूकलिप्टस। ये टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन, यहाँ के जो ट्री हैं वो देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने ट्रॉपिकल में एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देखा, हमने जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उनके बारे में देखा। हम अब देख रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा जो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये ईस्टर्न सेक्शन में, ईस्टर्न मार्जिन जो होता है कॉन्टिनेंट्स का, वहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आपको चाइना के अंदर देखने को मिला, जो आपको हमने देखा कि यूएसए के जो साउथ ईस्ट यूएसए का जो पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिला। इसके अलावा साउथ ईस्ट ब्राज़ील है, जो यहाँ पे जो मिड लैटिट्यूड्स के जो एरियाज़ हैं, जो मिड लैटिट्यूड्स के जो एरिया होंगे किसी भी कंट्री के, तो वहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, हायर जो पोल्स की साइड वाले एरिया में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको टेम्परेट डेसिडियस रीजन भी देखने को मिलेगा। टेम्परेट डेसिडियस से रिलेटेड जो फॉरेस्ट हैं, जो वेजिटेशन है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, वो जो पहले वाला था वो साउथ ईस्ट पार्ट था, अब ये है नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, वो यूएसए का, चाइना का, न्यूजीलैंड का एंड चिली का। यहाँ पे जो कोस्टल रीजन है, आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, दे सेट देयर लिव्स इन द ड्राई सीजन। डेसिडियस का मतलब ही यही है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है और अपना जो यहाँ पे जो इनकी लीव्स हैं ये ड्राई सीजन के समय में ये लीव कर देते हैं, सेड कर देते हैं, पेड़ से पत्ता टूट जाते हैं, इनके उस तरह में गिर जाते हैं। कॉमन ट्री आर द ओक, एस, बीच, deer, foxes, wolves and animal commonly found, bird like the pheasant and the monals are commonly found here। तो ट्रॉपिकल जो डेसिडियस है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहाँ पे इस तरीके की जो एनिमल लाइफ है वो देखने को मिलेगी। इस तरीके के जो पेड़ हैं, ओक हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ पे मिलता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाले मार्जिन के ऊपर जो यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में हमने देखा, तो वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर द डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे जो वेस्ट मार्जिन है वहाँ पे आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो रीजन है, वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो रीजन है वहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है। ये कॉमनली फाउंड होता है जो मेडिटेरियन सी के आसपास के जो एरिया हैं, मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स मेडिटेरियन रीजन के अंदर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वहाँ पे लिक्कर इंडस्ट्री है, उसका काफ़ी अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। लिक्कर इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है इन कंट्रीज़ के अंदर में जो मेडिटेरियन सी के आसपास हैं। तो उसके बिहाइंड में भी जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके अंदर मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर आपको विंटर के समय में बारिश देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बताया कि जो मेडिटेरियन का एरिया है, मेडिटेरियन सी के आसपास के यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, हेंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए। और जो वेस्ट अफ्रीका है,
साउथ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका के अंदर भी, साउथ वेस्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो आप स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेस्टर्न साइड में जो यहाँ पे क्लाइमेट है, जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। ये ड्राई यहाँ पे समर होगी, बट यहाँ पे जो विंटर है, विंटर के अंदर आपको बारिश देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो नॉर्दर्न रीजन के अंदर में, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में भी विंटर के समय में बारिश होती है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश क्रिएट होती है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे साइट्रस फ्रूट मिलेंगे, इसी वजह से विंटर में बारिश होने की वजह से ऑरेंज है, फिग्स हैं, ओलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं, और कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। वाइल्ड लाइफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी मेडिटेरियन में। मेडिटेरियन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको विंटर में बारिश देखने को मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे साइट्रस जो फ्रूट्स हैं, जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जो वाइन इंडस्ट्री के लिए, लिक्कर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो लिक्कर इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट जो कैनिफेरस फॉरेस्ट हैं, जब हम हायर लेटीट्यूड्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जैसे आप अगर बात कीजिए स्टूडेंट्स, जो उत्तराखंड का जो रीजन है, इंडिया के अंदर उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर में जो पेड़ हैं जो आपको देखने को मिलते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस एरिया में जो पेड़ हैं, जो वेजिटेशन है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे आप जब जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर जाओगे। तो वैसे ही जो कैनिफेरस फॉरेस्ट हैं, ये 50 डिग्री से 70 डिग्री का जो हायर लैटिट्यूड का रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे। इनको और भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है, टैगा के नाम से इनको जाना जाता है। ये फॉरेस्ट हमेशा आपको हायर एल्टीट्यूड एरिया में देखने को मिलेंगी। These are the tree with the Selima found in Himalaya in the abundance. They are the tall, softwood evergreen tree होते हैं। The wood of these tree are very useful for making the pulp, which is used for manufacturing of the paper and the newsprint। तो पेपर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो आपको इस रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने की वजह से वो पल्प का मेकिंग में, जो पेपर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कैनिफेरस फॉरेस्ट में आपको जो पेपर इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैच बॉक्सेज हैं, पैकिंग बॉक्सेज हैं, ऑल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड। चीर, पाइन, ये जो पेड़ हैं ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट वैरायटी इन फॉरेस्ट में इनको देखने को मिलेगी। सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, पोलार बियर हैं, ये कॉमनली एनिमल होंगे जो वहाँ पे पोलार रीजन के अंदर में आपको देखने को मिलती हैं। जिस तरीके की जो पोलार रीजन में जो वाइल्ड लाइफ होती है उस तरीका ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम बात करें कैनिफोरस जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर में, सबसे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा। हमने टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, इसका ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट डेसिडियस, कैनिफेरस फॉरेस्ट, इन सब के बारे में देखा। मेडिटेरियन वाइल्ड लाइफ के बारे में भी देखा, वेजिटेशन के बारे में भी देखा। अगर हम देखें ग्रास लैंड के बारे में, यहाँ पे ग्रास लैंड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास लैंड आपको देखने को मिलेंगी। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड वो होती हैं जो इक्वेटर के दोनों साइड रीजन्स में जो ग्रास लैंड उगती हैं उनको यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड बोलते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेट ग्रास लैंड होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे जो सवाना का जो रीजन है अफ्रीका में, जिसको बिग गेम कंट्रीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हंटिंग है और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं आज भी की जाती हैं। वहाँ पे जो फॉरेनर ट्रैवलर्स जाते हैं और वो हंटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं आज भी वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। कॉलोनियल एरा के समय से वो स्टार्ट हुआ था। तो ये जो सवाना का जो यहाँ पे रीजन है, जो आपको मैक्सिममली जब भी आप कभी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं, डिस्कवरी एंड एनिमल प्लानेट नाम से जो चैनल्स हैं, ये सब आप कभी भी देखोगे तो आपको मैक्सिमम जो वहाँ पे उनका जो कंटेंट है वो आपको सवाना के आसपास के रीजन्स में ही देखने को मिलेगा। वहाँ पे एलिफेंट भी होंगे, जेब्रा भी होंगे, ये डियर भी होंगे, लियोपार्ड भी होंगे। ये कॉमनली फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, जो सवाना का जो रीजन है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ईस्टर्न अफ्रीका में जो सवाना के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील के अंदर इनको कंपोस नाम के जाना जाता है, वेनेजुएला के अंदर लियानोज के नाम से इनको जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो टेम्परेट रीजन के अंदर पाई जाती है,
अर्जेंटीना में इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। पेरीज के नाम से जो नॉर्दर्न अमेरिका में जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पेरीज के नाम से वहाँ पे। और इसके बारे में उन एरियाज़ के अंदर में जिस तरीके से वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है अमेरिका के द्वारा, तो उसका लिए भी एक केस स्टडी के रूप में है कि उन एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, जो बिग फार्म के रूप में वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है यूएसए में। साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। डाउन्स, स्टेपीज, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज के नाम से जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं उनको जाना जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं वो मिड लैटिट्यूड रीजन के अंदर भी पाई जाती हैं। जैसे टेम्परेट में अगर ट्रॉपिकल में पाई जाती हैं, उसी तरह टेम्परेट में मिड लैटिट्यूड जो रीजन होता है वहाँ पे भी जो ग्रासलैंड है वो मिलती हैं। एंड इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी मिलती हैं। यूजुअली ग्रासेस एयर शॉर्ट न्यूट्रिशियस होती हैं। वाइल्ड बफेलो, बिसन, एंटीलोप, ये कॉमनली यहाँ पे जो जानवर हैं ये मिलेंगे आपको टेम्परेट रीजन की जो ग्रासलैंड है उसके अंदर में। अब हम बात करते हैं जो थ्रोनी बुशेज होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ये आपको मैक्सिमली वेस्टर्न साइड में मिलेंगे कोई भी कंट्री के। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जो डेजर्ट जो बनते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं रेगिस्तान जो बनते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर, आप देख लीजिए ये आपको मैक्सिमम जो डेजर्ट हैं वो आपको वेस्टर्न रीजन के अंदर मिलेंगे। और जिस भी कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट मिलेगा और उसके बिहाइंड में एक कोल्ड करंट फ्लो कर रहा होगा, एक कोल्ड करंट वहाँ से फ्लो कर रहा होगा। तो कोल्ड करंट एक रेस्पॉन्सिबल होता है वेस्टर्न साइड में, इनका जो प्रेजेंस है वो वेस्टर्न साइड में मिलती है। उसके बिहाइंड में जो रीजन है वो क्लाइमेट भी रेस्पॉन्सिबल है कि जो ईस्टर्लीज जो फ्लो करती हैं, तो ईस्टर्लीज जो उनका जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वेस्टर्न साइड में, तो ये भी एक मेन रिस्पॉन्सिबल है। तो थ्रोनी जो बुशेज हैं वो आपको ड्राई डेजर्ट में मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न मार्जिन में मिलेंगे किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आपको ये डेजर्ट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। वहाँ पे वेजिटेशन में डिफरेंट टाइप की जो आपको वहाँ पे जो अडेप्टेशन है वो देखने को मिलेगा कि जो मिनिमम वहाँ पे जो वाटर है उसका लॉस हो वेजिटेशन के द्वारा, इस तरीके की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। आपको वहाँ पे जो जानवर भी मिलेंगे, जो अगर हम बात करें जो वाइल्ड लाइफ है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। अलग अलग वेजिटेशन के अंदर अलग अलग जो क्लाइमेट है उनके अंदर अलग अलग टाइप की जो वाइल्ड लाइफ है वो आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ये हमने देखा कि जो थ्रोनी बुशेज हैं उनके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि जो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड होती है। कुछ हम एक्सट्रीमली अगर हम पोल एरियाज़ के अंदर में जाएं तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, जो ग्रोथ जो टुंड्रा रीजन है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो टुंड्रा रीजन के अंदर में जो ग्रोथ होती है वहाँ पे जो वेजिटेशन आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, चारों तरफ बर्फ़ होती है। मैक्सिममली जब उनका एक समय आता है जो समर सीजन आता है जो 2-3 मंथ्स के लिए होता है, उस समय में आपको वहाँ देखने को मिलेगा मोसेस, लाइकेन्स, वेरी स्मॉल सर्ब्स। और वो वहाँ 3 महीनों के अंदर शॉर्ट समर के समय में ही वो जो टुंड्रा का वेजिटेशन है उसकी जो छोटे समय के लिए जो वहाँ पे समर होती है उसी समर में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलार एरिया ऑफ यूरोप है, एशिया है, नॉर्दर्न अमेरिका है। द एनिमल हैव थिक फर एंड द थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। सील, इसके अलावा मस ऑक्सिन, आर्कटिक वोल एंड पोलार बियर, स्नो फॉक्सेज, ये कुछ एनिमल हैं जो आपको टुंड्रा के रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। जो वहाँ पे जो जानवर मिलेंगे आपको, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलेगी, उनकी जो फर होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो उनको वहाँ पे जो अगर हम बात करें जो कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें तो आपको डिफरेंटली जब आप अगर हम बात करें कि जो एनिमल लाइफ है उनके बारे में भी डिफरेंटली आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेशन के बारे में भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस कहीं भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होती हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो यहाँ चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने ग्रासेज के बारे में देखा। आपको इन ग्रासलैंड्स का जो लोकेशन है और उनको कहाँ कहाँ उगाया जाता है तो इन सबको आप कंप्लीटली डिटेल में एक बार याद करना। ये जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड, इसके अलावा ये फॉरेस्ट के एरियाज़ को तो हम जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उनमें अभी आप 2-3 बार इनको रीड करोगे अच्छे से। फिर उसके बाद में जब 12th क्लास की जो बुक हैं 11th एंड 12th क्लास की जो NCERT हैं उनको उनके अंदर इनमें काफ़ी
डिटेल के अंदर इनको रीड किया जाएगा। और जब हम वहाँ पे रीड करेंगे जो जीसी लियोंग का सेकंड पार्ट है जिसमें अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे इनको कम्प्लीटली डिटेल में एक एक जो क्लाइमेट है, जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वेट एवरग्रीन क्लाइमेट है, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, जितने भी जो क्लाइमेट्स हैं उन सबको हम कंप्लीट डिटेल के अंदर वहाँ पे रीड करेंगे। उनके जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको जल्दी ही इस मंथ में ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो जीसी लियोंग जो बुक है उसके जो लास्ट सेकंड पार्ट है उसके जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ और हमने वेजिटेशंस के बारे में देखा, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट उन सब के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।